हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस थ्योरी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं जिनकी शेप भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से है। जो डी एक्स वाई होता है उसकी जो लोब्स होती हैं वो बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, मतलब इन बिटवीन द प्लेन होती हैं। सिमिलरली जो आपके पास डी वाई जेड होता है इसकी भी जो लोब्स होती हैं वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होती हैं, और ये जो आपका जेड एक्स है इसकी भी जो लोब्स होती हैं वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होती हैं। मतलब ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द प्लेन पाई जाएगी। यहां पर जैसे आपके पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसमें जो लोब्स होती हैं वो होती है अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब दीज लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहां पर ज्यादा होगी, अलोंग द एक्सिस ज्यादा होगी। तो डी जेड स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये भी अलोंग द एक्सिस ही प्रेजेंट होता है, डोनट शेप होती है इसकी। तो ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ज्यादा है, तो इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल कह दें। और ये 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द प्लेन ज्यादा है, तो इनको हम प्लेनर ऑर्बिटल बोल दें। तो अभी तो सिर्फ आपको यहां पर यह समझना है कि आपके पास डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द प्लेन पाई जाती है, और आपके पास 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो अब यहां पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपके पास है, मान के चलिए COF6 3-। तो यहां पर जो लाइगेंड है वो मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा। अब यहां पर जो मेटल होता है उसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेटल है, यहां पर मेटल के पास ऑलरेडी डी ऑर्बिटल है जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, और ये लाइगेंड है। लाइगेंड भी क्या करता है, लाइगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर आता है। तो उससे होगा क्या, सबसे पहले आपके पास होता है डी ऑर्बिटल, ये है मेटल का डी ऑर्बिटल, ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर। ये सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल है जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हुआ क्या, जब ये लाइगेंड मेटल को अप्रोच करता है लोन पेयर देने के लिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करेंगे, रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल इक्वल थी। जब डी के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है तो उनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो ये वो 5 ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी। अब हुआ क्या, अब लाइगेंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल एटम को,
तो जब लाइगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल एटम को तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इनको कहा जाता है नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि अब इनकी एनर्जी सेम नहीं है। नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, या फिर आप इसको कहते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड। अब आप पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि जो ज्योमेट्री होती है वो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लाइगेंड्स होते हैं वो कहां से अप्रोच करते हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं यहां पे। ऑक्टाहेड्रल में आपको एक बात याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल में जो लाइगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर लाइगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो ज्यादा रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल्स के ऊपर लगेगी, एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर या प्लेनर वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइगेंड एक्सिस से आ रहा है तो रिपल्शन किसके ऊपर ज्यादा लगेगी, एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी। तो कौन से दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि दे आर फेसिंग मोर रिपल्शन, तो दो एक्सिस वाले ऑर्बिटल है जिन पर रिपल्शन ज्यादा लगेगी तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दो ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो है आपके दो एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और कौन थे जो बच गए, कौन थे जिनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, तीन ऑर्बिटल ऐसे थे जो बच गए जिनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, जो अलोंग द प्लेन प्रेजेंट थे, क्योंकि लाइगेंड कहां से अटैक कर रहे हैं, लाइगेंड अटैक कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। तो कौन सेफ हो गए, एक्सिस वाले ऑर्बिटल सेफ हो जाएंगे, तो वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो तीन प्लेनर ऑर्बिटल सेफ हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो बच गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये जो आपके पास 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल बना है इसको कहा जाता है T2G, और ये जो आपके पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बना है इसको कहा जाता है EG। व्हाट डू यू मीन बाय T2G? T2G का मतलब है ट्रिपली जनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल, और EG क्या है आपके पास, डबली जनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो एक बार सारा दोबारा से देखिए कि यहां पे क्या हुआ। सबसे पहले आपके पास ये मेटल का डीजनरेट ऑर्बिटल है जिसमें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए मेटल के पास लाइगेंड अप्रोच करता है तो लाइगेंड के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो लोन पेयर जब अप्रोच करता है तो मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर रिपल्शन लगती है। लेकिन किसके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी, जहां से लाइगेंड अप्रोच कर रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लाइगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो किसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस सबसे ज्यादा, कौन है जो रिपल्शन को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, वो है एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल दो है हमारे पास, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जो जिनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लग रही है वो अनस्टेबल हो जाएंगे, जो अनस्टेबल हो जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। कौन से सेट ऑफ ऑर्बिटल थे जो बच गए, जो अलोंग द प्लेन प्रेजेंट थे, तो जो बच गए मतलब वो स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का, जिसमें से एक सेट को कहा जाता है T2G और एक सेट को कहा जाता है EG। यहां पर आपके पास है बेरीज सेंटर, इसको बेरीज सेंटर कहा जाता है। बेरीज सेंटर क्या होता है, बेरीज सेंटर जहां पर एवरेज एनर्जी ऑफ बोथ द ऑर्बिटल्स, बोथ द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज टेकन एज 0, जहां पर दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी 0 होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब यहां पर स्प्लिटिंग होती है तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है,
उस रिलीज्ड एनर्जी को कहा जाता है CFSC। उस रिलीज एनर्जी को क्या कहा जाता है? CFSC, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अभी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाएगा CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFSC। तो अगर हम CFSC को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा CFSC? The difference of energy between two generated set of orbitals, that is T2g and EG। ये जो दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं, इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है CFSC। या फिर इन सिंपल वर्ड्स अगर आप समझना चाहें तो जब स्प्लिटिंग होती है तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड CFSC। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर जो एवरेज एनर्जी होती है दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की, उसको जीरो लिया जाता है। तो जो ऊपर एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो ऊपर जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है? वो इंक्रीज हुई है बाय 0.6 डेल्टा O। और नीचे एनर्जी डिक्रीज हुई है तो किस फैक्टर से डिक्रीज हुई है? -0.4 डेल्टा O। तो ये था आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको ये समझ आ चुका है तो वो बहुत इजी रहने वाला है। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके से। यहां पर जो एंगल होता है वो अराउंड 109.5 डिग्री होता है। इसका मतलब जो लाइगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। देखो एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस वो होती है जब एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एक्सिस का मतलब क्या होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम एक्सिस। यहां पर एंगल 109 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम प्लेन। लाइगेंड प्लेन से अप्रोच कर रहा है। तो आप बताएं किसके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी? एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी या प्लेन वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी? तो होपफुली आपका आंसर प्लेन हो। ठीक है, तो अगेन वही चीज होगी। आपके पास एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के पास ऑलरेडी क्या होता है? एक डी ऑर्बिटल होता है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो पहले आपके पास पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, लेकिन जब लाइगेंड अप्रोच करता है तो मेटल के डी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेंट्रल एटम में डी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करेंगे? रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब ऑर्बिटल्स नॉन डीजेनरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि लाइगेंड प्लेन से आ रहे हैं तो किसके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी? प्लेन वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी या एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगी? तो होपफुली आपको पता है कि प्लेन वाले ऑर्बिटल्स पर रिपल्शन ज्यादा लगेगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्लेन वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? प्लेन वालों की एनर्जी बढ़ जाती है और एक्सिस वाले सेफ हो गए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, और जो स्टेबल हो गए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी।
तो अगेन ये आपका बेरीज सेंटर हो जाएगा, जहां पर दोनों सेट के एवरेज एनर्जी का डिफरेंस, एवरेज एनर्जी क्या ली जाती है, 0, या फिर इसको CFSE भी कहा जाता है। CFSE इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू जनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको कहा जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि ये CFSE है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऊपर एनर्जी कितनी बढ़ जाती है ऊपर एनर्जी बढ़ जाती है 0.4 डेल्टा, और नीचे एनर्जी हो जाती है -0.6 डेल्टा। तो यहां पर आपके पास इसको कहा जाता है T2, सिर्फ T2 कहा जाता है, T2G नहीं कहा जाएगा, सिर्फ T2, और इसको कहा जाता है E। तो ये था आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।